प्रकरण है आज का, वह है वाचन तथा लेखन। ठीक, वाचन तथा लेखन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाचन क्या होता है। वाचन का मतलब होता है पढ़ना। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी को वाचन कहा जाता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित होता है। उच्चरित होता मतलब बोला जाता है, मुंह से हम उसका उच्चारण करते हैं। जब बालक विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है, देखो जो वाचन और लेखन हम पढ़ रहे हैं, यह हम अपने लिए न पढ़ के बल्कि उस बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं जिसे हमें पढ़ाना है। प्राथमिक स्कूल में जब बच्चों को हम जाते हैं तो वहाँ हमें वाचन और लेखन किस तरह से पढ़ाना है यह समझना है, न कि इसको हम अपने लिए। अपने लिए तो मान लीजिए ठीक है, हम परीक्षा पास करने के लिए इसको पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा जो होता है इसको पढ़ने का, वह यही है कि हम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को किस तरह से वाचन और लेखन बता पाएं या बता सकें उनको। ठीक, तो जब हम देखते हैं कि बालक विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है या विद्यालय आने लगता है, तो उससे पहले वह अपने घर में अपने माता पिता या अपने भाई बहन या अपना नाम आदि चीजें वह जानने लगता है। माने बोलना वह पहले से ही सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि जब वह विद्यालय आता है तब हम उसको बोलना सिखाते हैं। तो बोलना वह पहले से ही जानता रहता है। धीरे धीरे वह विद्यालय में वर्णों शब्दों को लिखता और पढ़ता है। पढ़ने की इसी प्रक्रिया को वाचन कहा जाता है। ठीक, बच्चा जब पहले से कुछ शब्द सीखा होता है तो इसके बाद जब विद्यालय में आता है तो उसको हम लोग कुछ न कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। चाहे पहले हम शुरुआत उसकी जो करते हैं वर्णमाला से करते हैं हिंदी भाषा में, तो वर्णमाला में उसको पहले कुछ हम बताते हैं, वह पढ़ता है फिर लिखता है, तो धीरे धीरे करके वर्णमाला वह सीख जाता है। जब वर्णमाला को सीख जाता है तो उन्हीं वर्णमाला के सहयोग से शब्द बनाना वह शुरू कर देता है। तो इस तरह से जब वह शब्द बनाना शुरू कर देता तो कुछ फिर वाक्य का निर्माण करता है। वाक्य जब बनाना सीख जाता है तो धीरे धीरे करके वह किताब पढ़ना सीख जाता है या पढ़ने की प्रक्रिया वह सीख जाता है। तो विद्यालय में पहले बच्चे को वाचन सिखाया जाता है। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो जैसे वाचन और लेखन दो विधियां हैं हमारी सिखाने की, तो पहले हम उसको वाचन सिखाते हैं, पहले बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। क्योंकि हमारी जो भाषा सीखने की जो पद्धति है, तो उसको पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाषा जो होती है वो पहले 4 तरह से सीखी जाती है। तो उसमें पहला जो है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, फिर लिखना। तो इस क्रम में बच्चा सीखता है। तो बोलने का काम तो सबसे पहले सुनने का काम बच्चा करता है, फिर बोलने का काम करता है। इसके बाद जब सुनना और बोलना वह घर से ही सीख जाता है, विद्यालय के वातावरण में जब आता है तो यहाँ पे पढ़ने का काम शुरू करता है या हम उसको पढ़ने की प्रक्रिया शुरू कराते हैं। तो जब पढ़ता है फिर इसके बाद अंतिम जो चरण होता है वह लेखन का होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले हम बच्चे को वाचन ही सिखाते हैं, पहले बच्चे को पढ़ना ही हम सिखाते हैं। अब देखते हैं कि इस वाचन के उद्देश्य क्या हैं, वाचन क्यों सिखाया जाता है। तो वाचन का जो पहला उद्देश्य है वह है बच्चों को वर्णों एवं शब्दों का उच्चारण शुद्ध हो। माने जो बच्चे हैं वो जो वर्ण सीख रहे हैं या बोल रहे हैं या जो शब्द बोल रहे हैं उसका उच्चारण वह शुद्ध रूप से करें। पहला हमारा उद्देश्य वाचन का यही होता है कि शुद्धता का ध्यान रखा जाए, चाहे वह वर्णमाला हो या उन वर्णमाला के सहयोग से कोई शब्द बना के वह बोल रहे हों, तो उनका उच्चारण जो है वह शुद्ध होना चाहिए। वे वाचन सामग्री को उचित लय और गति से पढ़ सकें। वाचन सामग्री का तात्पर्य है जो उनको पढ़ने के लिए दिया गया है, किताब में जो भी पाठ उनको पढ़ने को कहा गया है
उसको उचित लय गति से, क्योंकि हर चीज पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे काव्य है तो उसको अलग लय और गति से पढ़ा जाता है, गद्य है तो उसको अलग लय और गति से पढ़ा जाता है। गद्य के विभिन्न विधाएं हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, संस्मरण, जितनी भी विधाएं हैं उन सबका अपना अलग अलग कुछ न कुछ अंतर रहता है वाचन में। तो उस लय और गति को बच्चे समझ सकें, जान सकें, हमारा पहला उद्देश्य यही होता है। फिर दूसरा उद्देश्य है कि वाचन इतना प्रभावशाली हो कि श्रोता का मन मुग्ध हो जाए। वाचन कराते समय हमारा यह भी उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को इस तरह से वाचन सिखाएं, इस तरह से वाचन कराएं कि जो श्रोता हो, जो और भी सुनने वाले हों, वो प्रसन्न हो जाए, उनका हृदय प्रसन्न हो जाए। तीसरा है कि बालक वाचन सामग्री का भाव समझ सके तथा दूसरों को भी समझा सके। जो वाचन बच्चा कर रहा है, माने अगला उद्देश्य हमारा यह भी होता है कि बच्चा उस वाचन के जो मूल भाव हैं, जैसे किताब में कोई एक पाठ दे दिया गया है बच्चे को वाचन करने को, पढ़ने को, तो उस पाठ के भाव को अच्छी तरह से वह समझ सके। वाचन का उद्देश्य यह भी होता है। जब वो पाठ के भाव को वह समझ सकेगा तभी दूसरे को समझा पाएगा। तो इसलिए वाचन के द्वारा पाठ में जो निहित भाव हैं, विचार हैं, उसको समझने का प्रयास बच्चा करता है। अगला, बच्चे अपने मन के भाव व्यक्त करते समय भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का प्रयोग कर सकें। इसमें होता है कि जब बच्चा उस जो पाठ उसको दिया गया था पढ़ने को, जब उसके भाव को वह समझ जाता है तो उस भाव को जब व्यक्त करता है अध्यापक के सामने या किसी और के समक्ष, तो उसमें जो उचित आरोह अवरोह है, आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो जो उतार चढ़ाव का मतलब होता है कि जैसे कुछ शब्द थोड़े तेजी से बोले जाते हैं, फिर थोड़ा आवाज स्लो हो जाती है, तो इस तरह से जो उतार चढ़ाव होता है उनको भी बच्चे अच्छे से समझ सकें। तो ये वाचन के कुछ उद्देश्य होते हैं। अब देखते हैं हम कि वाचन कितने प्रकार का होता है। वाचन के प्रकार, तो वाचन हमारा जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। वाचन दो प्रकार के होते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। वह प्रकार हैं सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब सस्वर वाचन में यह देखा जाता, किसे कहते हैं, पहले सस्वर वाचन को करते हैं, समझते हैं। तो जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उससे सबसे पहले सस्वर वाचन ही कराया जाता है। सस्वर का मतलब है कि स्वर बाहर निकले, आवाज बाहर निकले। पढ़ते समय जब आवाज मुख से बाहर निकलती है तो उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। अब ये सस्वर वाचन जो होते हैं, सबसे पहले विद्यालय जब बच्चा आता है विद्यालय में तो पहले सस्वर वाचन ही करता है, न कि मौन वाचन। क्योंकि जब कुछ पढ़ना लिखना बच्चा सीख जाएगा तभी मौन वाचन करेगा, इसलिए पहले बच्चे को हम सस्वर वाचन ही कराते हैं। ठीक। अब ये सस्वर वाचन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सस्वर वाचन भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक। सस्वर वाचन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब यहां हम देखते हैं कि आदर्श वाचन क्या है। आदर्श वाचन का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा जब कोई पाठ पढ़ा जाता है तो उसमें एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है बच्चे के सामने। ठीक। तो बच्चा जो है वह जैसे अध्यापक पढ़ता है उसी का बच्चा अनुकरण करता है। तो इसलिए क्योंकि बच्चे उसी का, अध्यापक के द्वारा पढ़े गए पाठ का ही अनुकरण करते हैं, तो हमें आदर्श वाचन इस तरह करना चाहिए कि
बच्चे उससे प्रभावित हों। माने हमारा आदर्श वाचन जो हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो भी विधा हम पढ़ा रहे हो बच्चे को, चाहे वह काव्य हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, या कोई भी चीजें हों, तो वो अलग अलग जो विधाएं होती हैं उनके अलग अलग आदर्श वाचन भी होते हैं। जैसे नाटक है तो वहाँ कुछ पात्र होते हैं, पात्रों का आपस में संवाद होता है, तो उनको पढ़ते समय या पढ़ाते समय अध्यापक को उसी तरह से उतार चढ़ाव का प्रयोग करना होता है। और अगर मान लीजिए अध्यापक कोई कविता पढ़ा रहा है बच्चों को, कोई काव्य पढ़ा रहा है, तो उसमें किस तरह के अभिनय की, किस तरह के गीत प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है, या कैसे वह पढ़ा रहा है, तो जिस तरह की भी आवश्यकता होती है अध्यापक को उसी तरह से उस पाठ को पढ़ाना चाहिए। यह तो हमारा आदर्श वाचन है। इसके बाद होता है दूसरा कि अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन जो होता है वह विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। जो हमारे छात्र होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। तो अध्यापक जैसे पढ़ेगा उसी का अनुकरण बच्चे भी करते हैं। अब यह देखते हैं कि अनुकरण वाचन दो प्रकार का होता है। अनुकरण वाचन जो होता है, जो बच्चे करते हैं, उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। तो अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, या इसी को एकल अनुकरण वाचन भी कहते हैं। चाहे आप कहो व्यक्तिगत अनुकरण वाचन या एकल अनुकरण वाचन। दूसरा है सामूहिक अनुकरण वाचन या समवेत अनुकरण वाचन। ठीक, सामूहिक अनुकरण वाचन या इसी का दूसरा नाम समवेत अनुकरण वाचन है। तो अनुकरण वाचन दो तरह से होता है। एकल का अर्थ यह है कि जब अध्यापक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का कोई एक बच्चा अनुकरण करके पढ़ता है, तब उसे हम एकल अनुकरण वाचन या व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कहते हैं। कक्षा का कोई जब एक बच्चा खड़े होकर उस पाठ का अनुकरण वाचन करता है तो उसे हम एकल अनुकरण वाचन कहते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कोई इस तरह से पाठ अध्यापक पढ़ा रहा है कि उसमें सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं। जैसे आप लोग जब यहाँ प्रेयर करते हो तो देखते हो कि पहले एक लाइन ऊपर वाले बच्चे बोलते हैं जो स्टेज पर या मंच पर खड़े होते हैं, फिर उसी का अनुकरण और सभी बच्चे करते हैं। तो जब यहाँ सभी बच्चे एक साथ उसका अनुकरण कर रहे हैं तो उसको हम सामूहिक अनुकरण वाचन या समवेत अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से समवेत का या सामूहिक का अर्थ होता है जिसमें सभी लोग शामिल हों। जैसे मान लीजिए अध्यापक कोई काव्य पढ़ा रहा है, कोई कविता पढ़ा रहा है बच्चों को, तो एक एक लाइन अगर एक बार तो पहले वह पढ़ देता है पूरा अच्छे से, फिर एक एक लाइन वह पढ़ता है, सभी बच्चे उसका अनुकरण करते हुए उस लाइन को दोहराते हैं। तो जब सभी एक साथ दोहरा रहे होते हैं तो उसे हम सामूहिक अनुकरण वाचन या समवेत अनुकरण वाचन कहते हैं। तो इस तरह से सस्वर वाचन दो तरह के हुआ, आदर्श और अनुकरण वाचन। अब देखते हैं सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या हैं, यह क्यों कराया जाता है। पहले तो वाचन का उद्देश्य था, फिर अब सस्वर वाचन का उद्देश्य, आगे चल के मौन वाचन का भी उद्देश्य, माने सबके अलग अलग अपने अपने उद्देश्य हैं। तो सस्वर वाचन के उद्देश्य में पहला है इसका कि स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना, मात्राओं तथा ध्वनियों की शुद्धता का ध्यान रखना। पहला उद्देश्य इसका है कि स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना, माने जो हम उच्चारण कर रहे हैं या बच्चों के द्वारा जो उच्चारण हो रहा है उसमें स्पष्टता हो, और स्पष्टता के साथ ध्वनियां जो बोल रहा है उसमें भी शुद्धता होनी चाहिए। माने जिन ध्वनियों को वह उच्चारण कर रहा है वो ध्वनियां शुद्ध बोली जाएं। फिर अगला है कि विराम चिन्हों का समुचित ध्यान रखते हुए पढ़ना। जो विराम चिन्ह हैं वो कहाँ पर लगेंगे, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो उस तरह से
हमें समझते हुए पढ़ना, उचित लय गति आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। सस्वर वाचन का यह भी उद्देश्य होता है कि इसमें लय गति या उतार चढ़ाव को भली भांति समझना चाहिए और उसको पढ़ते समय उसका प्रयोग करना चाहिए। अगला एक उच्चारण में स्थानीय बोलियों का प्रभाव न आने देना। उच्चारण करते समय कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, क्योंकि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय वो ज्यादातर गांव से संबंधित हैं, तो गांव के जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास की बोलियों का ही पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए या एक अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण के समय बच्चों में जो स्थानीय बोलियां हैं उनका प्रभाव न दिखाई दे। फिर इसके बाद हमारा है दूसरा मौन वाचन। हमने बताया वाचन दो प्रकार के, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन तो हो गया, दूसरा देखते हैं मौन वाचन। तो मौन वाचन क्या है? लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि मन में जब पढ़ा जाता है कोई चीज, माने कोई पाठ, कोई किताब जब मन में पढ़ी जाती है उसे हम मौन वाचन कहते हैं। माने मौन वाचन में आवाज मुख से बाहर नहीं निकलती। मौन वाचन करते समय ओष्ठ भी नहीं हिलते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम बच्चे को मौन वाचन करा रहे हैं कक्षा में तो हमें बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने का कुछ नाटक करते हैं। नाटक इस तरह से, बहुत चालाक होते हैं, वो केवल ओष्ठ हिलाते रहते हैं और उनका दिमाग कहीं और रहता है। तो मौन वाचन करते समय ओष्ठ तक नहीं हिलते, अर्थात मन में ही पठन सामग्री पढ़ी जाती है। मौन वाचन के विषय में जड़ महोदय का कहना है कि उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैरों से चलना सीख जाता है तब घुटनों के बल सरकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी जब बालक पढ़ना सीख जाता है तब मौन वाचन करने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कहा कि कोई अगर छोटा बच्चा है वो पहले पैरों के, हाथ और पैर दोनों से चलता है या घुटनों के बल चलता है, उसी को हम घुटनों के बल चलना कहते हैं। तो घुटनों के बल जब बच्चा पहले चलता है तो धीरे धीरे वह खड़े होने का प्रयास करता है। जब वह खड़े होना शुरू कर देता है तो खड़े होकर कुछ कदम चलता है। तो इस चलने की प्रक्रिया में जब वह खड़े होकर अच्छे से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल चलना छोड़ देता है अपने आप। तो उसी तरह से छोटे बच्चे भी हैं कि जब वो सस्वर वाचन अच्छे से करना सीख जाते हैं या पढ़ना अच्छे से सीख जाते हैं तब सस्वर वाचन करना वो छोड़ देते हैं, बल्कि उस पाठ को वो मौन वाचन करने लगते हैं, मन में पढ़ने लगते हैं। तो और एक चीज यह देखा गया है कि एक उन्होंने प्रयोग किया कि कक्षा 6 के जो बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में सस्वर वाचन में लगभग 170 शब्द बोल लेते हैं या 170 शब्द पढ़ लेते हैं। एक प्रयोग किया गया कक्षा 6 के बच्चों पर। लेकिन जब उन्हीं कक्षा 6 के बच्चों से उसी का मौन वाचन कराया गया, उसी पाठ का मौन वाचन कराया गया, तो 1 मिनट में लगभग 210 शब्द पढ़ते हैं। माने सस्वर वाचन में 170 शब्द पढ़ रहे थे और मौन वाचन जब उनको कराया गया तो वो 210 शब्द पढ़ रहे थे। तो कहने का मतलब यह होता है कि हमारा जो मौन वाचन होता है वह सस्वर वाचन की तुलना में अधिक तीव्र गति से होता है। सस्वर वाचन की तुलना में हम अधिक तेजी से पढ़ते हैं या मौन वाचन में तीव्र गति से पढ़ा जाता है। अब देखते हैं कि मौन वाचन के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है कि पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। मौन वाचन का जो उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य है पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव, माने उस पाठ में क्या लेखक या कवि क्या कहना चाह रहा है
उस भाव को समझना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मुख्य सूचनाओं एवं भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ना। अब इसमें अगला है कि जब हम मौन वाचन करते हैं तो देखते हैं कि जो उसमें अनावश्यक चीजें होती हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं होती हैं, जिसे से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम उसको छोड़ते चलते हैं, और जो हमें मुख्य बातें होती हैं उसको अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं, उसके भाव को समझते हैं। पाठ्य सामग्री में तथ्यों एवं विचारों का सारांश बता सकना। जब हम किसी पाठ को अच्छी तरह से मौन वाचन कर लेते हैं तो उसमें, उस पाठ में क्या तथ्य छुपा हुआ है, क्या विचार है, उसको हम अच्छी तरह से, उसके सारांश को हम बता सकते हैं जब पाठ को अच्छी तरह से मौन वाचन कर लेंगे तब। अगला है कि पाठ सामग्री से पीछे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना। जब हम मौन वाचन अच्छे से करते हैं, विद्यालय में क्या होता है कि पहले पाठ को अध्यापक पढ़ा देता है, फिर बच्चों से उसका सस्वर वाचन कराता है, फिर उसको अंत में कह देता कि इसको एक बार आप लोग पढ़ लो मन में, या इसका मौन वाचन कर लो, हम इसमें से कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। तो जब प्रश्न पूछने को अध्यापक कहता है तो बच्चे बहुत गंभीरता से मौन वाचन करते हैं, क्योंकि उनको उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है उस पाठ से संबंधित। तो इस तरह से अगर मान लीजिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बच्चे अच्छे से दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो उसका मौन वाचन बहुत अच्छी तरह से किए हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने मौन वाचन नहीं किया। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद आदि का अर्थ जानना। पाठ में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, जो प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं, जो संधि विच्छेद या समास आदि जो प्रयुक्त हुए हैं, उनको भी बच्चा अच्छे से मौन वाचन के द्वारा अच्छे से समझ जाता है। तो ये मौन वाचन के कुछ उद्देश्य हैं। अब देखते हैं कि मौन वाचन के प्रकार, जैसे सस्वर वाचन के प्रकार था, उसी तरह से मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है। पहला गंभीर वाचन, दूसरा द्रुत वाचन। अब इसमें से पहला हमारा है कि गंभीर वाचन या गंभीर मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन में किसी पाठ सामग्री को बच्चा बहुत गंभीरता के साथ पढ़ता है और उसमें से पूछे गए सभी प्रश्नों का वह अच्छे से उत्तर दे सकता है। गंभीर वाचन करते समय बच्चों का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, माने भाषा को अच्छी तरह से वो समझ जाता है, उसमें जो विषय वस्तु दी गई है उसको भी अच्छी तरह से वह समझ जाता है, उसका जो केंद्रीय भाव है वह भी उसकी समझ में आ जाता है। दूसरा है द्रुत वाचन। द्रुत का अर्थ होता है तीव्र गति से। द्रुत गति से कभी कभी होता है ना, द्रुत गति से विमान गया, तो द्रुत का अर्थ होता है तीव्र। द्रुत वाचन में यह होता है कि बच्चा तीव्र गति से पढ़ता है, मौन वाचन करता है, लेकिन तेजी के साथ सरसरी तौर पर वह देखता जाता है। जब कोई विस्तृत सामग्री कभी कभी बच्चे को पढ़ने को दे दी जाती है तो उसमें वह द्रुत वाचन का प्रयोग करता है। जैसे समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, उपन्यास, जो बड़े बड़े उपन्यास हैं, तो इन तरह की जो चीजें होती हैं उसमें बच्चे द्रुत वाचन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें गंभीर वाचन का प्रयोग करेंगे तो वो पाठ्य सामग्री पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका विस्तार बहुत अधिक है। जैसे समाचार पत्र ही कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसमें वह द्रुत वाचन करता है, जो उसके काम की चीज होती है उसको अच्छी तरह से पढ़ता है, बाकी नजरें दौड़ाकर फिर आगे बढ़ जाता है। तो इसे हम द्रुत वाचन कहते हैं। द्रुत वाचन में यह देखा गया है कि जैसे पहले से कोई पाठ पढ़ा गया है, अब उसका द्रुत वाचन करना माने दोहराना है अगर, तो वहां पे हम द्रुत वाचन का प्रयोग करते हैं। या जो विभिन्न समाचार पत्र क्या है उनको पढ़ने में द्रुत वाचन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो मौन वाचन है वह दो प्रकार से, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन, दो प्रकार का हो गया।
अब हम देखते हैं कि जो वाचन शिक्षण है उसकी विधियां क्या हैं, किन किन विधियों से वाचन शिक्षण किया जाता है। वाचन शिक्षण की विधियां, तो पहली विधि है हमारा देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि, इसमें क्या होता है, जब छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं या कक्षा 1-2 के जो बच्चे होते हैं उनको पहले कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। पढ़ाते समय उनको पहले कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, या उनकी जो किताबें होती हैं उसमें भी कुछ चित्र छपे होते हैं। वो इसी उद्देश्य से कि बच्चे पहले उसको देखेंगे चित्र को, फिर उसको कहेंगे या उसको बोलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं देखो और कहो विधि। तो अगर मान लीजिए जैसे कक्षा 1 की कोई किताब है, उसमें पहले जो वर्णमाला दिया गया है उसको एक एक अक्षर के साथ कोई न कोई चित्र छपा होता है। जैसे अ है तो अ के साथ कहीं अनार छपा होता है, कहीं अमरूद छपा होता है, कहीं और इस तरह की विभिन्न प्रकार की चीजें छपी होती हैं। क है तो कहीं पे कमल छपा होता है, कहीं कबूतर छपा होता है। तो उसको छापने का यही तरीका माने उद्देश्य है कि बच्चा पहले उसको देखेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा, फिर उसको बोलेगा। जब उसको वह बोलेगा तो उसमें से वह ध्वनि अवश्य ही आएगी। जैसे कमल है तो बच्चा कमल कह रहा है देखकर, तो क की ध्वनि अपने आप ही निकलने लगती है। तो धीरे धीरे करके उसी को हम देखो और कहो विधि कहते हैं। जब कमल कहा तो फिर हम उस अक्षर को भी बच्चे को सिखाते हैं कि यह जो अक्षर लिखा गया है यह क है। तो इसी को कहते हैं देखो और कहो विधि। दूसरा हमारा है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि यह पुरानी विधि है। इसमें वर्णमाला के पहले सभी अक्षरों को बोध करा दिया जाता है, ज्ञान करा दिया जाता है। फिर जब उनको वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है तो उसको मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमें कमल लिखना है तो पहले बच्चे को वर्णमाला सिखा दी गई, क म ल य जितने भी 52 वर्ण हैं बच्चा उसको जान गया। फिर उन वर्णों से, उस वर्णमाला के वर्णों से उसको शब्द बनाना हम सिखाते हैं। तो यह है कि अक्षर बोध विधि, अर्थात उसको पहले अक्षरों का बोध कराया जाता है, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। तीसरा है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में बच्चे को समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ बताया जाता है जिसमें समानता होती है। जैसे कल, जल, इस तरह के जो एक समान उच्चारित होने वाले शब्द हैं या जिनके अंत में तुक लगे हुए हैं, एक ही तरह के शब्द अक्षर आ रहे हैं, उस तरह के शब्दों को बच्चों को बताया जाता है। तो उसमें क्या होता है, समान ध्वनि निकलने के कारण उसको बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। फिर अगला हमारा है यंत्र विधि। वाचन शिक्षण में यंत्र विधि का भी बहुत महत्व है। देखा जाता है कि जैसे आज का जो हमारा समय है वह ज्यादातर यंत्र विधि पर ही केंद्रित होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए विद्यालयों में हम जाते हैं, अगर वहां पर हम बच्चों को प्रोजेक्टर, लैपटॉप या मोबाइल, जो भी हमारे पास यंत्र माने उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हुए अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोजेक्टर के सहारे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको जब हम करते हैं तो वहां से साउंड भी निकलती है, आवाज भी निकलती है और उसका चित्र भी व्हाइट बोर्ड पर दिखने लगता है। इसको देखकर बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसको समझ जाते हैं और सीख जाते हैं। तो इसलिए वाचन शिक्षण में यंत्र विधि का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है समवेत पाठ विधि। समवेत पाठ का अर्थ होता है सामूहिक रूप से पढ़ना। आप लोग देखे होंगे छोटी छोटी कक्षाएं जो हमारी होती हैं 1 या 2, उसमें क्या करते हैं कि समवेत विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। अध्यापक या अध्यापिका पहले एक लाइन स्वयं बोलता है, फिर उसी का अनुकरण करके बच्चे भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके वो बोलना और पढ़ना
सीख जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं समवेत विधि, जिसमें पहले अध्यापक बोले फिर एक सामूहिक रूप से बच्चे भी बोले, तो उससे हम समवेत पाठ विधि कहते हैं। तो इस विधि द्वारा भी हम वाचन शिक्षण करते हैं। फिर आगे हमारा है कि वाचन में ध्यान देने योग्य बातें। वाचन शिक्षण जो हम शुरू करते हैं, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। पहला हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह यह ध्यान दे कि पुस्तक जो बच्चे पकड़ रहे हैं वो बाएं हाथ में, पुस्तक पकड़ने का जो तरीका है वो बाएं हाथ में, माने किताब बाएं हाथ में होनी चाहिए, और आंखों से और पुस्तक के बीच की दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए या 25 से 35 सेमी होनी चाहिए। तो 1 फीट के लगभग अगर हम दूरी रख रहे हैं और आंखों से बाएं हाथ से किताब पकड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से बच्चे वाचन करते हैं। दूसरा यह है कि जब हम किताब पकड़ते हैं बाएं हाथ से, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो हाथ का, जो हमारा हाथ है उसकी जो कोहनी है, कोहनी को 45 अंश के लगभग कोण बनाना चाहिए। माने इस, अगर हम 45 अंश का कोण बनाते हुए किताब को पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो 25 से 35 सेमी के बीच दूरी हो जाती है या 1 फीट के लगभग की दूरी हो जाती है। तो इस बात को हमें ही बच्चे को बताना है, क्योंकि बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कैसे किताब पकड़ना है, कितनी दूरी रखनी है। तो यह अध्यापक का ही दायित्व होता है कि वह बच्चों को बताए। अगला है कि पढ़ने की गति न बहुत मंद हो न बहुत तीव्र हो। बच्चे जब किताब पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं बहुत धीमी गति से पढ़ते हैं या कुछ बच्चे बहुत तेजी से पढ़ जाते हैं, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी गति न तो बहुत तीव्र होनी चाहिए न बहुत धीमी होनी चाहिए। अब अगला है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्धतः स्पष्ट हो। ध्यान हमें यह रखना है कि बच्चे जो बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, जो वाचन कर रहे हैं, वो शब्दों के ध्वनियां जो निकल रही हैं उसमें शुद्धता हो और स्पष्ट रूप से वह सुनाई दें। वाचन करते समय भावानुसार आरोह अवरोह हो। पाठ में जैसे भाव होंगे उसी तरह से उतार चढ़ाव होना चाहिए। अशुद्धियों को छात्रों से दूर करवाने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे कोई अशुद्धि कर रहे हैं तो उसको हमें छात्रों के द्वारा ही, अगर मान लो छात्र नहीं उसको दूर कर पा रहे हैं, पहले हम उनको बताएं, फिर उनको कह दें कि आप फिर से इसको उच्चारण करो या इसका वाचन करो, तो धीरे धीरे करके अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। वाचन के समय मेज, दीवार आदि का सहारा न लिया जाए। बच्चे जब वाचन करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि बच्चे दीवार के सहारे या मेज के सहारे, किसी भी सहारे से वो खड़े न हो, बल्कि अपने सहारे खड़े होंगे, क्योंकि ऐसे होने से धीरे धीरे बच्चों में इस तरह की आदत बन जाती है वो बिना सहारे के बैठ नहीं पाते या उनके शरीर में या कमर में दर्द होने लगती है बिना सहारे के। तो शुरू से जब हम आदत बनाएंगे बच्चों को बिना सहारे के, तो आगे चलकर भी उसी तरह से अच्छे से बैठने लगेंगे। फिर आगे है कि वाचन के जो दोष हैं उनको दूर करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वाचन दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहली विधि वाचन दोष की है दूर करने की आवृत्ति पुनरावृत्ति। अर्थात बच्चों में जो वाचन दोष हैं उनको हम बार बार उसी शब्द को बुलवाएं। तो जब हम बार बार बुलवाते हैं बच्चों से या स्वयं पहले बताते हैं फिर बच्चे उसको बोलने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो अशुद्धियां बच्चों की दूर हो जाती हैं। दूसरा है स्थान परिवर्तन। अगर मान लीजिए एक ही तरह के उच्चारण दोष या एक ही तरह के वाचन संबंधी दोष एक जगह पर बैठे हुए बच्चे कर रहे हैं, तो उनको वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र बैठा देना चाहिए। उससे होता क्या है कि जब वहां से अलग हो जाएंगे तो दूसरे बच्चे के पास पहुंचेंगे तो वहां पे वह बच्चा शुद्ध उच्चारण कर रहा होगा, तो उसी को देखकर वो भी सीख जाते हैं कि हमें किस तरह से उच्चारण करना है। अगला है कि अस्पष्टता का निवारण। अस्पष्टता का निवारण में होता है कि बच्चे कुछ शब्दों को बहुत तेजी से पढ़ते हैं
कुछ शब्दों को वो बहुत तीव्र गति से पढ़ते हैं, जिससे होता क्या है कि उसमें कुछ शब्द अस्पष्ट होते हैं या समझ में नहीं आते हैं। तो उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि आप आराम से पढ़िए और इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करिए। तो धीरे धीरे करके जब हम बार बार उनको टोकते हैं तो बच्चे शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। फिर आगे इसी में है कि चिकित्सकीय सलाह। चिकित्सकीय सलाह का तात्पर्य है कि जब हम बच्चों का वाचन कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में कुछ शारीरिक विकार पाए जाते हैं, जैसे जिह्वा संबंधी विकार या ओष्ठ संबंधी विकार, जो कि वाचन करते समय उनको अशुद्ध उच्चारण उनसे हो जाता है। तो इस तरह के हम पहले बच्चों को चिन्हित करें, पहले उन बच्चों को पहचानें, फिर इसके बाद डॉक्टर को बुला के या उनके माता पिता को बताएं कि इस तरह के बच्चे में कमियां हैं, इनको आप लोग दूर कराइए। तो जब हम चिकित्सकों की सलाह लेते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बच्चे भी जब वो कमी दूर हो जाती है तो वो भी शुद्ध वाचन करने लगते हैं। अगला है कि अध्यापक शुद्ध उच्चारण बच्चों को कराए। पहले तो अध्यापक को ही चाहिए वह शुद्ध उच्चारण करेगा, तभी बच्चे भी शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं तो हमारा जो वाचन होगा, चाहे वह मौखिक हो, चाहे वह सस्वर हो या मौन हो, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से हो पाएंगे। ये तो हमारा वाचन संबंधी प्रक्रिया थी। अब इसी में अगला पार्ट जो हमारा आता है वह है लेखन का। अब देखते हैं कि लेखन क्या होता है। जब व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लेखन कहा जाता है। अनिवार्य संस्कृत भाषा के लेखन की लिपि देवनागरी है। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। और जब हम 4th सेमेस्टर में बच्चों को जाते हैं इंटर्नशिप के लिए पढ़ाने के हो, तो वहाँ पे 1 महीने के प्रशिक्षण के दौरान हमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भेजा जाता है। इससे पहले हम लोग प्राथमिक विद्यालय में जाते थे। तो अब जब हम उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ की जो किताबें होती हैं उसमें पीछे अनिवार्य संस्कृत का भी पाठ होता है। तो उस अनिवार्य संस्कृत को भी हमें पढ़ाना होता है। तो अनिवार्य संस्कृत का जो लिपि होती है वह भी देवनागरी ही होती है। इसलिए हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि वह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसलिए यदि वाचन में अशुद्धि होगी तो लेखन में भी अशुद्धियां हो जाएंगी। इसलिए वाचन और लेखन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर मान लीजिए हम अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, हम वाचन अशुद्ध कर रहे हैं, तो पहले हम वाचन सीखते हैं, इसके बाद लेखन सीखते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। तो अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे हम अशुद्ध लेखन भी करेंगे। इसलिए हमें यह चाहिए कि सबसे पहले हम शुद्ध उच्चारण करें या शुद्ध वाचन करें, तब हमारा लेखन अपने आप शुद्ध हो पाएगा। अब देखते हैं कि लेखन शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। लेखन शिक्षण के उद्देश्य, लेखन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखकर व्यक्त कर सकें। माने हमें इस तरह से बच्चों को तैयार करना है कि वो उनके मन में जो भाव या विचार हैं या जो वो पाठ पढ़े हैं उसको लिखकर बता सके। जो मौखिक रूप से वो बता रहे होते हैं, जो वाचन करके बताते हैं, उसी को वह लेखन के द्वारा या लिखकर जब व्यक्त कर लेते हैं तो समझो वो लेखन प्रक्रिया सीख लिए हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि अपने मन के भाव विचारों को लिख सकें। दूसरा है छात्र को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना। जब बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो शब्द वर्णमाला और जब शब्द सीख जाते हैं तब उनको वाक्य बनाना सिखाया जाता है। तो वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं, कहाँ पे कर्ता का प्रयोग होता है, कहाँ कर्म का प्रयोग होता है, कहाँ क्रिया की जरूरत पड़ती है, कब आती है। तो इस तरह से बच्चों को फिर वाक्य के जो नियम होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं,
उनको हमें सिखाना चाहिए। तो जब बच्चे वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से लिख पाते हैं। छात्रों को विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना सिखाना, माने किन जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग करें, इसके लिए पहले उनको बताना होगा विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका काम क्या है, इनको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। ये सारी बातें पहले हम बच्चों को बताएंगे, तभी लेखन करते समय वो भी विराम चिन्हों को उचित जगह पर लगा सकेंगे। अगला है विषय के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना। लेखन के समय हम बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो जो भी विषय लिख रहे हैं या जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसके अनुसार अपनी भाषा का या अपनी शैली का प्रयोग कर सकें। तो इन बातों को जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारा लेखन जो है वह बहुत अच्छी तरह से होगा। अब अगला है कि लेखन के प्रकार, माने जो हम लेखन कराते हैं बच्चों को वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लेखन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। यही 3 मुख्य रूप से लेखन के प्रकार हैं। तो इसमें यह देखा जाता है, पहला जो प्रकार हमारा है वह है अनुलेख। अनुलेख का तात्पर्य होता है कि इसमें बच्चा जो है वह कुछ, जब छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पहले लकड़ी के गुटके दिए जाते हैं, उस पर अक्षर छपे होते हैं, बने होते हैं, या तो वो उस पर अपनी अंगुली फिराते हैं। जो हमारा मॉन्टेसरी विधि होती है उसमें भी यह बताया जाता है कि मॉन्टेसरी विधि में छोटे छोटे लकड़ी के गत्ते होते हैं या गुटके होते हैं, उस पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं, बच्चे उसी पर अपनी अंगुली फिराते हैं या उसी को लेके खेलते हैं। तो इस प्रक्रिया में जब उस तरह से बच्चे उस पर अपनी अंगुली फिराएंगे, या किताबों में आप लोग देखते हैं कि कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, इसके बाद उसी का खुरदरा कर करके बिंद बिंद माने बूंदी बूंदी टाइप के बनाकर उस अक्षर को लिखा होता है। तो बच्चे पेंसिल की सहायता से उसी पर अपना हाथ फिराते हैं। तो जब उस पर वो अपना हाथ फिराएंगे तो उसे हम अनुलेख कहते हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे, लेख अर्थ होता है लिखना, माने उसी के पीछे लिखना या उसी पर लिखना जब होता है तो उसे हम अनुलेख कहते हैं। जैसे गुटका लकड़ी का गुटके का बना है तो बच्चे भी उसको लेकर उसी पर ऐसे अपनी अंगुली फिराते हैं, तो उससे उनकी मांसपेशियां जो हैं वो थोड़ा मजबूत हो जाती हैं, जो इधर उधर कांपती रहती हैं वो थोड़ी मजबूती आ जाती है। या किताबों में जो अक्षर बने होते हैं उस पर जब अंगुली फिराते हैं तो उससे भी वो उस अक्षर को लिखना सीख जाते हैं। तो इसी को हम अनुलेख कहते हैं। दूसरा हमारा है प्रतिलेख। प्रतिलेख का अर्थ होता है कि कोई प्रति होती है उसी को लिखना है या उसी की प्रति करना या उसी की कॉपी करना। जैसे कोई एक लाइन अध्यापक लिख देता है या अध्यापक कुछ अक्षरों को ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिख देता है, फिर बच्चों से कहा जाता है कि आप लोग इसको लिखो। तो जब बच्चे उसको देखकर अपनी कॉपी में लिखते हैं तो उसी की प्रति करते हैं, उसी की नकल करते हैं, तो उसे हम प्रतिलेख कहते हैं। या किताबों में कुछ लाइनें लिखी होती हैं, उसी को देखकर जब बच्चा भी अपनी कॉपी में लिखता है तो उसे हम प्रतिलेख कहते हैं। तो इस प्रकार के जो लेख होते हैं उसको पहले अनुलेख बच्चे सीखते हैं, इसके बाद प्रतिलेख सीखते हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो एक और होता है जिसे हम कहते हैं सुलेख। जब बच्चा प्रतिलेख लिखना सीख जाता है तो अब उसको थोड़ा सा अक्षर उसके अच्छे बने, इसलिए उसको सुलेख सिखाया जाता है। सुलेख का अर्थ होता है, सु का अर्थ है सुंदर, लेख का अर्थ है लिखना। माने कोई एक लाइन लिखी होती है उसी को बच्चे बहुत सुंदर अक्षरों में लिखते हैं, उसी का नकल करते हैं, तो उसे हम सुलेख कहते हैं।
उससे उनके अक्षर अच्छे बनने लगते हैं, क्योंकि उसी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं बच्चे जैसे उसमें बना होता है। तो इस तरह से ये हमारे अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, और फिर अगला हमारा जो है वह है श्रुत लेख। श्रुत का अर्थ होता है सुनना। जब बच्चे सुनकर कोई लेख लिखते हैं तो उसे हम सुलेख कहते हैं और श्रुत लेख कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चे लिखना अच्छे से सीख जाते हैं तो अध्यापक कक्षा में कुछ, चाहे वह इमला हो या आलेख हो, इस तरह की वह चीजें बच्चों को बोलकर लिखाता है, या किताब के कुछ और जो विषयों की चीजें होती हैं उसको बोलकर वह लिखने को बच्चे को कहता है। तो जब बच्चे उसको सुनकर लिखते हैं तो उसे हम श्रुत लेख कहते हैं। तो इस तरह से लेखन की जो प्रकार हैं लेखन के वो 4 हैं, मुख्य रूप से 3 हैं, उसी में एक और है सुलेख करके। तो अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख और श्रुतलेख। इस तरह से हम देखते हैं कि लेखन के, वैसे देखा जाए तो लेखन 3 ही प्रकार का होता है, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख। फिर आगे देखते हैं कि लेखन शिक्षण की विधियां क्या हैं। पहली विधि है रूपरेखानुकरण विधि। रूपरेखानुकरण विधि में होता क्या है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो जैसा बना हुआ है, या जो आप लोग जिसे अनुलेख कहते हो, उसी को अनुकरण करते हैं। माने अनुकरण करते हुए लिखना, उसी के अनुसार लिखना, चाहे वह अध्यापक के द्वारा लिखा गया हो उसका बच्चे अनुकरण कर रहे हों, या किताबों में कुछ चीजें लिखी गई हों उसका अनुकरण कर रहे हों। तो जो भी अनुकरण करके लिखते हैं या देखकर जो भी अक्षर बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, उसे हम रूपरेखानुकरण विधि कहते हैं। उसी रूपरेखा का अनुकरण करते हुए जब लिखा जाता है उसे रूपरेखानुकरण विधि कहते हैं। अगला है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि में यह होता है कि अध्यापक बच्चों की कॉपी में या व्हाइट बोर्ड पर और या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लाइनें लिख देता है और बच्चे उसको अच्छी तरह से उसी को देख देख कर फिर से लिखते हैं। इसे हम स्वतंत्र अनुकरण विधि कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बच्चे लिखते हैं देखकर। अगला है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में छोटे बच्चों को पढ़ाने की यह विधि होती है। इसमें लकड़ी के कुछ वो गुटके होते हैं, उन गुटकों की सहायता से बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। उस पर कुछ वर्ण बने होते हैं, उन वर्णों पर बच्चे पहले अपने हाथ की अंगुलियों को फिराते हैं, फिर धीरे धीरे करके कॉपी में लिखना वो सीखते हैं। तो इस विधि को हम इस तरह से उसको हम स्वतंत्र मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। अगला हमारा है जेका-टाट विधि। जेका-टाट विधि में यह होता है कि अध्यापक जो है वह बच्चों को कुछ लाइनें दे देता है या किताब के कुछ अंश दे देता है लिखने के लिए, और बच्चे उसको लिखते हैं या उन्हीं लाइनों को अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख देता है, या उसी को वह स्वयं बोलता है, बोलकर उनको लिखवाता है। तो इस तरह से बच्चे जब उसको लिखते हैं और जब पूरा लिख लेते हैं तो उनको स्वयं अध्यापक कहते हैं कि आप लोग इसका स्वयं ही निरीक्षण करो। अर्थात जहां से जिस टॉपिक से वह बोला है वो बता देता कि यहाँ यहाँ अनुच्छेद है, इसको आप वो करिए, यहाँ से देखिए। तो उसे अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उसे जेका-टाट विधि कहा जाता है। उसका निरीक्षण या उसको सुधारने के, जो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास जब बच्चे स्वयं करते हैं उसे जेका-टाट विधि कहते हैं। फिर अगला है कि लेखन सिखाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब लेखन सिखाते समय सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस तरह से बैठे हैं, उनके बैठने के ढंग पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत झुकी हुई न हो, नहीं तो आगे चलकर बच्चों की चूंकि हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं और आगे चल के धीरे धीरे करके झुक जाती हैं। फिर दूसरी है कि कागज आंखों और
कागज के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत नजदीकी से लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत दूरी से लिखते हैं। तो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, लगभग 1 फीट के आसपास की दूरी आंखों से और कागज के बीच की होनी चाहिए। तीसरा इसी में होता है कलम पकड़ने का तरीका। जब बच्चों को लेखन हम सिखाते हैं, सबसे पहले उसको कलम पकड़ने का तरीका बताएं कि कलम कैसे पकड़ी जाती है। तो कलम पकड़ने का जो सही तरीका होता है वो तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठा, जो 3 हमारी अंगुलियां हैं, अंगुलियां 5 होती हैं, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, इन 5 अंगुलियों में से 3 अंगुली से ही कलम पकड़नी चाहिए। तो उसमें से तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठा के द्वारा हम कलम को पकड़ते हैं और उसकी जो निब होती है और जो अंगुलियां होती हैं उनके बीच की दूरी लगभग 1 सेमी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी बातों को, और अगला है बच्चों को हम बताएं कि बाएं से दाएं तरफ लिखें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं है कि बाएं से दाएं लिखना है, दाएं से बाएं लिखना है। तो उनको हम बताएं कि आप लेखन जो शुरू कर रहे हैं वो बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर शुरू करें। और सिरोरेखा का प्रयोग करना सिखाना, माने जो भी अक्षर या शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। उस सिरोरेखा को लगाने को भी बच्चों को हम कहें। तो इस तरह से अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो लेखन होगा या बच्चे जो लेखन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आयुषी।